तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानियां मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने भेजी हुई है और आज की सभी कहानियां मैं आपको सब्सक्राइबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूं। तो ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए सीधे कहानियों को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम भास्कर है और मैं आसाम के नोनोई विलेज का रहने वाला हूं। मैं जो घटना आज आपको बताने वाला हूं वो आज से 8 साल पहले की घटना है। तब मैं नोनोई विलेज में रेंट पर रहा करता था। मैं उस रात मेरी माँ से मिलने जा रहा था। असल में मैं काम से जल्दी निकलकर शाम तक वहां जाकर जल्द वापस आना चाहता था, पर ऑफिस से मुझे मेरे घर जाने में ही बहुत देर हो गई और फिर घर जाकर कुछ जरूरी सामान लेकर निकलने में मुझे रात के करीबन 11 बज गए थे। अब मेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, इसलिए जाना जरूरी था। वैसे भी मुझे मेरे काम से माँ की तरफ और दूसरी चीजों पर ध्यान देने के लिए वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। तो देर होने की वजह से मैंने सोचा कि रात जाकर वहां रुक जाऊंगा और सुबह जल्दी निकलकर वापस अपने घर आ जाऊंगा। नोनोई से तामुलपुर का रास्ता करीब करीब 40 से 45 मिनट का है, तो मैं उस रात अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। अब असल में पता नहीं था कि वक्त क्या हुआ था, पर मुझे दिन भर के काम और भागदौड़ की वजह से बाइक चलाते चलाते झपकी आने लगी थी और तभी मुझे रास्ते के किनारे कोई आदमी नजर आया जो मुझे मेरी गाड़ी रोकने के लिए हाथ दिखा रहा था। रास्ता सुनसान था, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था और वो अकेला आदमी नजर आ रहा था। मैंने जैसे ही बाइक को उसके पास रोकना चाहा तो बाइक रुकने से पहले ही वो आदमी अचानक से पीछे झाड़ियों में कहीं भाग गया। अब अंधेरा भी था और मैं उसके इतने पास भी नहीं पहुंचा था कि मैं उसे ठीक से देख सकूं, पर मुझे वो आदमी अजीब लगा। अब छोटा सा सफर होने की वजह से मैंने साथ में पानी नहीं लिया था और मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। मैंने सोचा कोई चोर उचक्के भी हो सकते हैं, तो मैं वैसे ही अपनी आंखों को मसल कर फिर से बाइक चलाने लगा। बाइक चलाते हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, बस कुछ 200 से 250 मीटर की दूरी तय की होगी। तभी कोई चीज तेजी से मेरी बाइक के आगे से गुजरी। उसे बचाने के चक्कर में मैं बहुत तेजी से गाड़ी को ब्रेक मारा। गाड़ी फिसलती हुई किसी चीज से टकराकर अपनी जगह पर ही रुक गई। अब मुझे लगा कि झपकियां आने की वजह से शायद मैं उस आदमी को देख नहीं पाया और गलती से मैंने उसका एक्सीडेंट कर दिया, पर वहां गाड़ी के आसपास कोई नहीं था। मैंने अपने आप को संभाला और गाड़ी को उठाया। फिर जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मुझे गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में रास्ते के किनारे एक पेड़ से किसी की लाश लटकती हुई दिखाई दी। मैंने बाइक को वहीं खड़ा किया और चलते हुए ही थोड़ा रास्ते के किनारे पर खड़ा होकर उस आदमी को देखने लगा। उसकी लाश पेड़ से लटककर हल्की हल्की से झूल रही थी और शायद हवा की वजह से धीरे धीरे गोल घूम रही थी। तभी धीरे से घूमते हुए उस लाश का चेहरा मेरी तरफ हुआ। बहुत ही भयानक नजारा था वो। उसकी आंखें कोटर से बाहर निकलकर लटक रही थी और आंखों के नीचे सूखे काले खून की धार दिखाई दे रही थी। उसके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थी। बदन पूरा अकड़ा हुआ और एकदम सीधा था। वो मरा हुआ होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा है। मैं उसे तब ठीक से देख ही रहा था कि अचानक उस लाश ने अपने हाथों की बंद मुट्ठियां खोल दी। वो देख एक पल के लिए मेरी सांस जैसे अटक सी गई। मैं चीखते चिल्लाते हुए मेरी बाइक की ओर भागने लगा और जाकर मैं अपनी बाइक पर बैठ गया। मैंने तेजी से बाइक को भगाया और तभी मुझे मेरी बाइक के पीछे से एक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और जैसे ही मैंने वो आवाज सुनी, मेरी बाइक पर से कंट्रोल छूट गया और बाइक जाकर थोड़ी साइड में गिर गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं पास के ही किसी सरकारी अस्पताल में था। मुझे उस हालत में देख मेरी माँ और मेरी पत्नी दोनों बहुत डर गई थी। तब मैंने माँ को मेरे साथ हुई उस रात वाली घटना के बारे में बताया। मुझे 1 हफ्ते तक बहुत तेज बुखार था, पर उसके बाद माँ ने किसी पीर बाबा ने दिया हुआ एक धागा मेरी कलाई पर बांधा और फिर अगले 2 दिन में मेरा बुखार उतर गया। मैंने उस रास्ते पर दिखे उस लाश के बारे में बहुत से लोगों को बताया, पर किसी को कुछ पता नहीं था कि वहां ऐसा क्या हुआ था और न ही मैं ये जान पाया कि वो सब मुझे ही क्यों दिखाई दिया। क्या वो सच था या फिर कोई छलावा था? मुझे आज तक कुछ पता नहीं चला। पर उस दिन के बाद मैंने बीच रात कभी उस रास्ते से सफर नहीं किया है। मेरा नाम राकेश कोचर है।
और मैं न्यू दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं कैनॉट प्लेस में एक छोटी सी कॉफी चेन शॉप में मैनेजर का काम किया करता था और अक्सर मैं रात को शॉप क्लोज करने के बाद घर जाता था। मुझे रोज रात घर जाने में लगभग रात के 2 से 3 बज जाते थे और ऐसा करते हुए मुझे कई साल हो गए थे। मैं आश्रम चौक तक ऑटो रिक्शा में आता था और फिर मुझे मेरे घर पहुंचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना होता था। मेरे घर के रास्ते से रेल की पटरियां सिर्फ 100 से 150 मीटर की दूरी पर थी, पर तब उसी रास्ते में पास ही एक अबेंडेंट सिनेमा हॉल हुआ करता था जो बंद हो चुका था। यह दिसंबर 2010 की बात है कि एक दिन जब मैं उसी रास्ते से अपने घर जा रहा था तो मुझे मेरे चलने की डबल आवाज सुनाई देने लगी थी। मुझे लगा कि कोई मेरे साथ साथ मेरे पीछे चल रहा है, पर जब मैं मुड़कर देखता तो मेरे पीछे कोई नहीं होता था। शुरू में मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि मेरे साथ चलने वाली वो आवाज अब मुझे रेगुलरली सुनाई देने लगी है। तो जब भी मैं उस आवाज को सुनता तो मैं लाउडली प्रेयर करना शुरू करता था। शायद उस वजह से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट थोड़े समय के बाद मैंने उस चलने की आवाज पर ध्यान देना भी छोड़ दिया था। जब मेरे साथ वो हादसा हुआ तब दिसंबर मंथ का लास्ट वीक था और रात के करीब 2 से 2:30 बज चुके थे। उस रात मुझे दिन भर का हिसाब करने में और फिर अपनी कॉफी शॉप से निकलने में बहुत देर हो गई थी। सारे रास्ते भी सुनसान से थे। शायद ठंड की वजह से कोई भी बाहर नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने रात करीब 2:30 बजे कॉफी शॉप बंद किया और मैं वहां से निकल पड़ा। उस वक्त मेरे शोल्डर पर मेरा लैपटॉप का बैग था और मेरे दोनों हाथों में चॉकलेट केक का बॉक्स था। मैंने एज यूजुअल थोड़ा आगे जाकर एक ऑटो पकड़ा और हमेशा की जगह पर ऑटो से नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद ऑटो वाले को पैसे देकर मैं पैदल घर के लिए चलने लगा। लेकिन जैसे ही मैं रेल की पटरियों के पास आया मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। मैं अपनी जगह पर ही रुक गया और कदमों की आहट को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा, पर मेरे रुकते ही वो आवाज भी रुक गई। मैंने फिर आगे चलना शुरू किया और तभी मुझे पीछे से किसी ने जोर का धक्का मारा। मैं बुरी तरह से सामने रोड पर गिर पड़ा। धक्का इतना तेज था कि मेरा लैपटॉप बैग मुझसे दूर जाकर गिरा और मेरे हाथ में जो केक था वो मुझसे थोड़ा दूर एक दूसरी जगह में गिरा। तब मैंने डर कर पीछे देखा, पर वहां दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। 2 मिनट के लिए मैं तो शॉक हो गया था। मेरा दिमाग सुन्न सा हो गया था। तब मेरे आसपास भी कोई नहीं था कि जिससे मैं मदद मांग सकूं। उठने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि किस चीज ने मुझे इतनी बुरी तरह से धक्का मारा है। तभी मैंने देखा कि सामने से कोई कार मेरी तरफ आ रही थी। मुझे नीचे गिरा देख उस कार वाले ने अपनी कार थोड़ी साइड में ले ली। वो एक सिख फैमिली थी और कार को साइड में लेते ही उन्होंने मुझसे पूछा, ठीक हो ना भाई, कहीं लगा तो नहीं? उस वक्त मेरे लिए वो किसी एंजल से कम नहीं थे। मैंने अपने आप को संभालते हुए और अपना सिर हिलाकर उन्हें जवाब दिया, हाँ भाई, ठीक हूँ, शायद पैर फिसल गया था मेरा। असल में शॉक की वजह से मैं तब ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना, और इतना कहकर वो आगे चले गए। फिर मैं वहां से उठा, अपने कपड़े साफ किए और नीचे पड़ा हुआ सामान उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। मुझे तब महसूस हुआ कि अगर उस वक्त वो कार, वो फैमिली वहां नहीं आती तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। फिर मैं जब अपने घर पहुंचा तो मैंने अपने घर वालों को मेरे साथ हुए उस हादसे के बारे में बताया। तब बहुत से लोगों का यही कहना था कि उस रात मैं चॉकलेट केक लेकर उस सुनसान रास्ते से जा रहा था और इसीलिए मेरे साथ वो हादसा हुआ था। अब पता नहीं कि वो क्या चीज थी जिसने मुझे इतनी जोर से धक्का मारा था, पर उस रात के बाद मैंने घर वालों के कहने पर देर रात तक कॉफी शॉप में रुकना ही बंद कर दिया। ये कहानी भी मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, पर उन्होंने कहानी में अपना नाम बताने से मना कर दिया है। तो सीधे कहानी को शुरुआत करते हैं। ये कहानी मुझे मेरे पापा ने बताई थी। पापा के साथ घटी ये घटना उस वक्त की है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। तब पापा कोटा में रहा करते थे और पास ही बूंदी शहर में पापा का एक छोटा सा होटल हुआ करता था। पापा होटल से हमेशा बहुत लेट निकला करते थे। तब बूंदी इस शहर से वापस कोटा आने में करीबन 1 घंटे का वक्त लगता था। तब पापा के पास कोटा से बूंदी आने जाने के लिए एक लूना हुआ करती थी।
ऐसे ही एक रात पापा ने थोड़ी ड्रिंक की हुई थी। उस वक्त रात के कुछ 11:30 या कुछ 12 बज रहे थे और उसी हालत में पापा लूना लेकर घर वापस आ रहे थे। पर पापा तब शायद रास्ता भटक गए और किसी दूसरे ही रास्ते पर चले गए। थोड़ा कुछ दूर आगे जाने के बाद वो समझ गए कि वो गलत रास्ते पर है। तो पापा ने लूना को फिर से पीछे की ओर मोड़ लिया और वो वापस मेन रोड की तरफ जाने लगे। तब पापा को रास्ते के किनारे एक औरत दिखाई दी। उस औरत ने उन्हें हाथ दिखाया। अब रात भी बहुत थी और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तो पापा ने सोचा कि उस औरत की मदद हो जाएगी। तो उन्होंने लूना उस औरत के पास जाकर रोक दी। उस औरत ने भी तब बस इतना ही कहा कि मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दो। तो पापा ने एक बात महसूस की कि वो औरत उन्हें ढंग से नहीं देख रही, लेकिन फिर भी पापा ने बिना कुछ सवाल किए उसे पीछे बैठने को कहा। उस औरत के पीछे बैठने के बाद वो फिर से उस रास्ते से निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उस औरत ने पापा से कहा कि तुम्हारी माँ का नाम अलका है ना? तो पापा ने कहा हाँ, पर आपको कैसे पता? लेकिन उस औरत ने पापा के उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उस औरत ने फिर से पापा से कहा कि आपके पिताजी का नाम हिरन है ना? तो पापा ने फिर कहा हाँ सही है, पर आप उन्हें कैसे जानते हो? और फिर वो औरत एक एक कर पापा के फैमिली में जो जो लोग थे उनके नाम बताने लगी। उस औरत ने लगभग पापा के फैमिली के हर एक इंसान का नाम उन्हें बताया और सारे के सारे नाम सही थे। लेकिन तब पापा ने थोड़ी ड्रिंक की थी और वो औरत उनके सवाल का जवाब भी नहीं दे रही थी। तो बाद में वो सिर्फ बस हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे। कुछ देर बाद पापा ने पीछे बैठी उस औरत को फिर एक बार पूछा कि आपको मेरे फैमिली के हर एक इंसान का नाम कैसे पता है? क्योंकि मैं तो आपको नहीं जानता, न ही कभी किसी से मैंने आपके बारे में कुछ सुना है, तो आपको ये सब कैसे पता है? उस औरत ने फिर उनके उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तो आखिरकार पापा ने लूना को उस सुनसान रास्ते पर साइड में रोक दिया और उस औरत को गुस्से में ही पूछा, तू है कौन और तुझे इतना सब कैसे पता है? और ऐसा कहते हुए पापा ने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत उल्टे पैर रास्ते से पीछे पीछे जा रही थी। मतलब उसका शरीर आगे की तरफ तो चल रहा था, पर उसका सर पूरी तरह से पीछे घुमा हुआ था और वो औरत अजीब तरह से हंसते हुए पापा को ही घूर रही थी। वो देख पापा की हालत खराब हो गई और अगले ही पल वो वहां से तेजी से लूना को भगाते हुए निकल गए। जब पापा ने मुझे उनके साथ हुई एक घटना सुनाई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि असल में वो एक चुड़ैल थी और नशे में होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाए थे। हालांकि उस घटना को सुन मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, पर अच्छी बात यह थी कि उस औरत ने उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया था। लेकिन आज भी जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता हूं तो मेरी नजर अपने आप ही उस चुड़ैल को ढूंढते हुए आसपास चली जाती है। राकेश कोचर जी ने यह एक दूसरी कहानी हमें भेजी है। कहानी ऐसी है कि मेरा नाम राकेश कोचर है और मैं नई दिल्ली के आश्रम चौक के पास रहता हूं। ये बात सितंबर 1990 की है। तारीख ठीक से याद नहीं, पर उसी महीने में एक रात हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी थी। मेरे बड़े भाई जिनका नाम निर्मल है, उनके दोस्त मनोज भाई वो इस पार्टी के लिए हमारे घर आए हुए थे। पार्टी काफी अच्छी जा रही थी। मनोज भाई हमारे साथ पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे और तब खाने पीने में कब रात के 2 बज गए हमें पता ही नहीं चला। टाइम ज्यादा होता देख मनोज भाई अपने घर के लिए निकल पड़े, पर जब उन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तो न जाने कि उनकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी। मेरे बड़े भाई निर्मल और मैंने भी बारी बारी ट्राई किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाइक वैसे की वैसी थी। फिर मेरे बड़े भाई ने मनोज भाई को बोला कि बाइक यही रहने दो, क्या पता रास्ते में फिर खराब हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सुबह मैकेनिक को दिखा दूंगा और फिर किसी को बाइक घर छोड़ने के लिए बोल दूंगा। अभी मैं अपनी कार से तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूं। तो मनोज भाई भी बात मान गए और फिर मेरे बड़े भाई निर्मल, मनोज भाई और मैं, हम तीनों एक साथ कार से मनोज भाई के घर के लिए निकल गए। मनोज भाई को घर ड्रॉप करके वापस निकलने में हमें रात के 3 सवा 3 बज गए थे। जब हम अपने घर वापस आ रहे थे तब हमारी कार जैसे ही भैरव मंदिर वाले रोड पर आई तो हमने देखा कि एक औरत लाल साड़ी में और पूरे श्रृंगार के साथ रोड के बीचों बीच खड़ी थी और वो दूर से ही इतना चमक रही थी कि हमें आगे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। पर उस वक्त पूरे रोड पे उस औरत के अलावा दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही हम उस औरत के पास पहुंचे
तो उसे रोड से हटाने के लिए बहुत ही हॉर्न मारे, लेकिन वो औरत हिली तक नहीं, बस वही के वही खड़ी रही और फिर हमें घूरने लगी। फिर उसको बचाने के लिए निर्मल भाई ने कार को उस औरत के साइड से निकाला। वैसे हम इस बात को लेकर बहुत गुस्से में थे कि ये कौन पागल औरत इतनी रात को बीच रास्ते में खड़ी है। फिर उसे क्रॉस करने के बाद जब हमने वापस पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत वहां नहीं थी, वहां कोई भी नहीं था, पूरा रोड खाली था। मैंने डर के मारे भाई को बोला, प्लीज गाड़ी को तेज चलाओ। मेरे बड़े भाई भी वो देख चौंक गए थे और जब तक हम घर नहीं पहुंचे तब तक हमारी जान में जान अटकी रही। घर पहुंचने के बाद मुझे मेरे बड़े भाई निर्मल ने बताया कि वो औरत एक भूत थी जो वहां भैरव मंदिर के रास्ते में भटकती रहती है। उन्होंने पहले भी उस आत्मा के बारे में कई बार लोगों से सुना था, पर उस दिन उन्होंने उस औरत को अपनी आंखों से भी देख लिया था। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि मैंने भी उस औरत को देखा था। लोग आज भी यही कहते हैं कि वो आत्मा अब भी अक्सर उस रास्ते पर दिखाई देती है और इतने सालों बाद भी देर रात में मेरी उस रास्ते पर जाने की कभी हिम्मत नहीं हुई। ये कहानी मेरे दादाजी के साथ हुई एक बहुत ही पुरानी घटना है। एक दिन की बात है कि दादाजी को खेतों में पानी देना था और तब बहुत कम लोगों के पास पानी की मोटर हुआ करती थी, तो लोग एक एक कर अपने अपने खेतों में पानी दिया करते थे। अब ये पुराने लोग पहले से ही बहुत ढीठ होते हैं, इन्हें अजीब चीजों की और जानवरों की आदत हुई होती है, तो ज्यादातर ये लोग कभी ऐसी चीजों से डरते नहीं। ऐसे ही एक रात दादाजी खेतों में पानी दे रहे थे। तब उन्हें भी पता नहीं था कि कितनी रात हो गई थी, पर चांद की रोशनी होने की वजह से उन्हें अलग से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। अब जिस खेत को वो पानी दे रहे थे उसके आगे ही किसी और का एक खेत था जहां गन्ने की फसल लगाई गई थी और वो फसल 6 से 7 फुट ऊंची थी। तब दादाजी के साथ एक कुत्ता भी था जो पानी देते वक्त उनके आगे पीछे घूम रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें सामने के खेत से कुछ अजीब सी सरसराहट भरी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चीज उस खेत से होकर उनकी ओर ही बढ़ रही थी। इतना ही नहीं, उस आवाज को सुन वो कुत्ता भी चौकन्ना हो गया और उस खेत की ओर देखकर भौंकने लगा। दादाजी असल में डरे नहीं थे, पर वो जो भी चीज थी उसका सामना करने के लिए वो खड़े हो गए। उन्होंने एक हाथ में पास पड़ी एक बड़ी सी लकड़ी उठा ली और दूसरे हाथ में एक बड़ा सा पत्थर ले लिया। वो कुत्ता अब भी सामने देख भौंके जा रहा था, पर उसके भौंकने की वजह से दादाजी सरसराहट को ठीक से सुन नहीं पा रहे थे और इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि वो चीज कहां होगी। और तब उन्हें उन गन्नों के बीच एक काली, बहुत ही काली इंसानी परछाई आगे पीछे झूलते हुए दिखाई दी, जो झूलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखें किसी लाइट की तरह लाल लाल चमक रही थी। अब असल में वो कुत्ता भी आगे जाने से डर रहा था। दादाजी समझ गए कि ये कोई जानवर नहीं है जिसे किसी चीज से मारा जा सके, पर फिर भी वो वहीं के वहीं खड़े रहे और डटे रहे। कुछ वक्त बाद वो चीज पीछे हटने लगी और जैसे ही वो काली परछाई पीछे पीछे जाने लगी, दादाजी के पास वाला वो कुत्ता भौंकते हुए तेजी से उस खेत के अंदर घुस गया। दादाजी कुछ कर पाते तब तक वो बहुत अंदर तक चला गया था और अगले ही पल उस कुत्ते की भौंकने की आवाज एकदम से शांत हो गई। दादाजी समझ गए कि उस कुत्ते के साथ कुछ तो बुरा हुआ था। वो उस खेत के अंदर जाना तो नहीं चाहते थे, पर उन्हें अपनी जान से ज्यादा उस कुत्ते की जान प्यारी थी, क्योंकि वो कुत्ता कई सालों से उनके साथ था। तो दादाजी भी सीधे लकड़ी लेकर अंदर घुस गए तो उन्हें उस गन्ने के खेत में बीचों बीच थोड़ी सी फसल टूटी हुई दिखाई दे रही थी और वहीं उस कुत्ते की लाश नीचे पड़ी हुई थी, पर अब वहां आसपास कोई परछाई नजर नहीं आ रही थी। दादाजी ने बिना कुछ सोचे उस कुत्ते को उठाया और उसे उस खेत से बाहर लेकर आ गए। दादाजी को तब लगा कि शायद वो कुत्ता बेहोश पड़ा होगा, तो उन्होंने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की, पर वो होश में नहीं आया। आज दादाजी इस दुनिया में नहीं है, पर जब उन्होंने मुझे एक घटना बताई थी तब भी उस कुत्ते को याद कर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो हमेशा यही सोचते थे कि अगर उस वक्त वो कुत्ता वहां नहीं होता तो ये सब उनके साथ भी हो सकता था। और वो कुत्ता ही था कि जिसकी वजह से दादाजी की जान बच पाई थी।